नमस्कार फ्रेंड्स, आज की ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण जी, डीजी आईसीएमआर डॉक्टर बलराम भार्गव जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले सेक्रेटरी साहब से कि वो प्रेजेंटेशन दे दें, उसके बाद डीजी आईसीएमआर एंड देन वी विल टेक क्वेश्चन आंसर। सर, हम आपको दो संक्षिप्त प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं। पहला प्रेजेंटेशन तो कोविड-19 की जो देश में वर्तमान स्थिति है उसके बारे में है, और दूसरा प्रेजेंटेशन है कि कैसे कोविड-19 की जो चुनौती थी उसको भारत के उद्यमियों ने और भारत के इनोवेटर्स ने एक अवसर में बदला, और कैसे एक नई होम ग्रोन वेंटिलेटर इंडस्ट्री भारत में कायम हुई। जो सबसे बड़ी खबर इस सप्ताह की है वो ये है कि भारतवर्ष में अब तक हमने 2 करोड़ टेस्ट कर लिए हैं। इसमें आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हमने 6,60,000 टेस्ट देश भर में किए हैं, और जो रिकवर्ड केसेस हैं उनकी संख्या अब एक्टिव केसेस के दुगने से भी ज़्यादा हो गई है, और जो केस फर्टिलिटी रेट है इस समय देश में वो पहले लॉकडाउन के समय से यानी 25 मार्च के समय से लेकर अब तक सबसे कम बिंदु पर है, 2.10। हम आगे प्रेजेंटेशन में ये आपको बताएंगे। अब जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 6,60,000 टेस्ट देश भर में हुए, तो 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की जो पर मिलियन टेस्ट की संख्या है वो देश की औसत पर मिलियन टेस्ट की संख्या से ज़्यादा है। वो 24 राज्य तो हम यहाँ आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम उनमें से जो बड़े राज्य हैं या जिनकी संख्या बड़ी है वो दिखा रहे हैं। देश के स्तर पर मिलियन टेस्ट्स का जो संख्या है वो 15,119 है, यानी द कंट्री shows 15,119 tests per million, whereas we have Goa which has 84,000 tests per million, we have Delhi 57,000 tests per million, त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट में छोटा राज्य है 40,000 टेस्ट्स पर मिलियन, जम्मू कश्मीर 38,000 टेस्ट्स पर मिलियन, तमिलनाडु 35,000 टेस्ट्स पर मिलियन एंड सो ऑन। यानी अनेक राज्यों ने और अनेक संघ शासित क्षेत्रों ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, आरटीपीसीआर को भी और रैपिड एंटीजन को भी, और उसकी वजह से अब वो कॉम्प्रिहेंसिव रूप से टेस्टिंग कर रहे हैं और देश के एवरेज से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं। अब जैसा कि हम आपको बताते रहे हैं कि WHO का ये कहना है कि आपको 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर करने चाहिए, 140 टेस्ट्स पर डे पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन, और इस टेस्टिंग के स्तर को बनाकर रखना चाहिए ताकि आपकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे कम हो। पहले 10% तक का आपको लक्ष्य रखना चाहिए, इवेंचुअली 5% या उससे कम की पॉजिटिविटी का लक्ष्य रखना चाहिए। ये ब्रॉड गाइडलाइंस WHO की हैं। आप अगर इस पे दृष्टि डालें तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि 28 राज्य ऐसे हैं और यूटीज ऐसे हैं जो 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या से अधिक कर रहे हैं। अगर आप भारत का एवरेज देखें तो वो 479 है। भारत के एवरेज से अधिक टेस्ट करने वाले राज्यों में जो राज्य हैं उनकी जानकारी हमने आपको दी है, और जो देश के एवरेज से कम टेस्ट कर रहे हैं लेकिन WHO के मापदंड से अधिक टेस्ट कर रहे हैं उनकी जानकारी भी हमने आपको इस स्लाइड में दी है। अब जो मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा था उसके बारे में इस स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप कुल नंबर्स देखें, पॉजिटिविटी को हम 3 पैरामीटर्स पर मॉनिटर करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में। एक तो टोटल नंबर्स के आधार पे क्या पॉजिटिविटी है वो मॉनिटर किया जाता है। हर दिन जो टेस्ट हुए देश भर में और प्रत्येक राज्य में उसमें क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको हम मॉनिटर करते हैं। और एक रोलिंग एवरेज
सप्ताह का यानी 7 डे रोलिंग एवरेज के आधार पर क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको हम स्वास्थ्य मंत्रालय में मॉनिटर करते हैं। जो तस्वीर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये क्यूमुलेटिव नंबर्स की है। तो देश की जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी है वो 8.89% है और जो अन्य राज्य हैं जिनकी 10% से कम पॉजिटिविटी है क्यूमुलेटिव नंबर्स के आधार पर, उसमें पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक आदि राज्य हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसे मैंने आपके समक्ष रखा कि हम दैनिक टेस्ट्स पर क्या पॉजिटिविटी आ रही है इसको भी मॉनिटर करते हैं और वीकली क्या पॉजिटिविटी आ रही है उसको भी मॉनिटर करते हैं। तो अगर आप भारत का पिछले सप्ताह का वीकली पॉजिटिविटी देखें जो हम मॉनिटर करते हैं तो वो 11% है। तो यानी क्यूमुलेटिव जो पॉजिटिविटी है वो 8.89 है, लेकिन पिछले वीक की जो पॉजिटिविटी थी देश के स्तर पर वो 11% थी। इसका अर्थ ये है कि अभी भी देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी बढ़ रही है और उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तुति है हमारे इस प्रेजेंटेशन की, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय देश में कोविड-19 के जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5,86,298 हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 5,86,298 लोग वो हैं जो या तो अस्पतालों में हैं या सेल्फ आइसोलेशन में अंडर मेडिकल मॉनिटरिंग है। यानी दिस इज द एक्चुअल केस लोड ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री टुडे। और उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 12 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं, भले चंगे हो चुके हैं, स्वस्थ हो गए, कुशल मंगल होकर अपने घरों में चले गए और अपना दैनिक जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन दोनों नंबर्स को मिला देते हैं और ये कहते हैं कि अरे देश का तो कोविड-19 का केस लोड इतना ज़्यादा है। वो तथ्य नहीं है। जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 5,86,000। अब मैं केस फर्टिलिटी रेट की बात करना चाहूँगा। ये पहली बार हुआ है कि पहले लॉकडाउन के बाद यानी 25 मार्च के बाद से देश का जो केस फर्टिलिटी रेट है वो अपने लोएस्ट, सबसे न्यूनतम स्तर पर है, 2.10। अगर आप देखें जून के दूसरे सप्ताह में केस फर्टिलिटी रेट 3.36 था, फिर जुलाई के दूसरे सप्ताह में वो घटकर 2.69 हो गया और आज जब हम आपसे अभी विमर्श कर रहे हैं तो वो 2.10% है। सो द केस फर्टिलिटी रेट has seen a progressive decline from 3.36 in the second week of June to 2.10 today. And this decline is continuing, which is a good sign. This is another facet that at times we do not fully appreciate. We are sharing with you the mortality analysis gender-wise and age-wise. Again, these are cumulative figures. If you see the mortality analysis, that is the deaths caused by COVID-19, you will find that 68% of these deaths have been reported among male patients and 32% deaths are female patients. This is broadly in line with the global scenario also, although the percentages may differ. If you look at the age-wise mortality analysis, अगर आप आयु के आधार पर मृत्यु के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 50% जो मृत्यु हुई वो 60 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के लोगों में हुई और 37% मृत्यु 45 की आयु से लेकर 60 की आयु के लोगों की हुई। इसका अर्थ ये है कि जहाँ एक और हमें अपने सीनियर सिटीजन्स की जीवन को बचाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, वो घर से कम बाहर निकलें, वो तभी निकलें जबकि बहुत आवश्यक हो। ये भी महत्वपूर्ण है कि 45 से 60 वर्ष की जो आबादी है वो भी वल्नरेबल हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो 37% मृत्यु 45 to 60 एज के लोगों की हुई हैं।
तो इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खासकर ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको और अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसलिए हम समय समय पर आपको ये कहते हैं कि हमें मास्क पहन के रखना चाहिए, हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, हमें हैंड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब बातों का पालन बहुत ज़रूरी है। तो इस स्लाइड के साथ हमारा जो ये वाला प्रेजेंटेशन है ये तो समाप्त हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ द सागा ऑफ हाउ इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री and Indian innovators combined with the union government to create a new industry of homegrown basic ICU ventilators, and now the union government has permitted their exports. So starting from a scenario where our domestic capacity of ventilators was insignificant, you see there were a few companies domestically even in January and February. But we will in course of this presentation show you that their production capacities and the demand and the market was extremely limited. But what happened in the last 4 months is a story which is worth appreciating, worth applauding. You see, in 2019, the Indian ventilator market was estimated to be roughly 8,500 units. And the value was roughly 444 crores. This is the annual value in terms of volume and in terms of value. And 75% of the market share of ventilators in India was with the imported equipments, big names like Hamilton, Draeger, Zoll, so on and so forth, all of them coming from foreign countries. So then what happened in March 2020? Because of the COVID-19 pandemic lakhs, that's the range. And domestic capacity, as I told you, was limited, and domestic manufacturers, even those who were manufacturing within the country, they were importing various parts from outside, like sensors, ऑक्सीजन सेंसर, एयर फ्लो सेंसर, प्रेशर सेंसर, ये सब विदेशों से आयात होते थे। स्टेपर मोटर ड्राइव, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, कंट्रोल वाल्व्स, टर्बाइंस। तो अगर इनमें से कोई भी पुर्जा अगर आप इंपोर्ट नहीं कर पाते तो आप वेंटिलेटर नहीं बना पाते। हिंदुस्तान में, देश में वर्कआउट की गई स्वास्थ्य मंत्रालय में, लेकिन ये भी माना गया कि ओवरऑल सिचुएशन में लगातार परिवर्तन हो रहे थे, डायनेमिक स्थिति थी, इट वाज इवॉल्विंग, सो द नंबर्स कुड हैव अंडरगॉन चेंजेस, ऑल्दो नाउ टुडे वी फाइंड आवरसेल्फ इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एज फार एज पेशेंट्स रिक्वायरिंग वेंटिलेटरी सपोर्ट आर कंसर्न। एक और जो चुनौती भरा आयाम था वो ये था कि भारत में वेंटिलेटर्स के कोई डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स नहीं थे, और जो वेंटिलेटर बन भी रहे थे वो रेगुलेटेड मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में नहीं आते थे, न तो बीआईएस के तहत, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स बीआईएस द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और न ही सीडीएससीओ जो देश का एक्सपर्ट्स की डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में उसने अनेकों बार अपनी बैठकें की, उसने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से विचार विमर्श किया, और इस सब विमर्श के बाद उन्होंने मिनिमम एसेंशियल स्पेसिफिकेशन बनाए। यानी उन्होंने कहा कि कोविड-19 के आईसीयू में अगर आपको एक बेसिक वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना है तो उसकी तकनीकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो ये तब बनाया गया पहली बार। उसके आधार पर ऑर्डर्स प्लेस करने की प्रक्रिया स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रारंभ की। जो भी वेंटिलेटर देश में देश के इनोवेटर्स और उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स बना रहे थे वो उनको फिजिकली स्वास्थ्य मंत्रालय में लाए, उन सैंपल्स को उन्होंने उस एक्सपर्ट कमेटी जिसकी अध्यक्षता डीजीएचएस कर रहे थे उनको दिखाया। उसके बाद जब इस एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि हाँ इसमें ये सब बेसिक फीचर्स हैं, तो उन सब वेंटिलेटर्स को क्लिनिकली पहले मैकेनिकल लंग पर और उसके बाद पेशेंट्स पर ट्राई आउट किया गया आईसीयू सेटिंग्स में, और जब क्लिनिकल वैलिडेशन हो गया तब उनका अप्रूवल किया गया फॉर सप्लाई। तो इस तरह से ये मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स की कहानी
प्रारंभ हुई और ये जो वेंटिलेटर्स हैं, जो बेसिक आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं कोविड-19 के आईसीयूज़ के लिए, इनकी जो प्राइस रेंज है वो 1,50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए की है। तो कहाँ एक और हम लोग डिपेंडेंट थे 10 लाख से 20 लाख की रेंज वाले वेंटिलेटर्स पर, और कहाँ दूसरी ओर 4 महीने के भीतर देश के उद्यमियों ने, देश के इनोवेटर्स ने न केवल जो स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट होते थे वो देश में मैन्युफैक्चर करने शुरू किए, बल्कि वेंटिलेटर्स भी बनाने शुरू किए। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एम्पावर्ड ग्रुप 3 करके एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी सेक्रेटरीज की, जिसमें सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी DPIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शामिल थे। तो इन 3 सेक्रेटरीज ने, इन 3 महानुभावों ने प्राइवेट सेक्टर के साथ, इंडस्ट्री के साथ, ऐसे लोगों, उद्योगों के साथ जिनके पास प्री स्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइंस उपलब्ध थीं, उनसे बातें की और कैसे उसको रीपर्पज किया जाए टू सूट द नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक वेंटिलेटर्स, वो बात की। अभी जो हमने 60,000 वेंटिलेटर हम प्राप्त कर रहे हैं, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा उसमें से कितने प्राप्त हो गए हैं, उसमें मेक इन इंडिया वेंटिलेटर्स का जो हिस्सेदारी है, शेयर है, वो 96% है बाय वॉल्यूम और 90% है बाय वैल्यू। 2 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जिन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये रक्षा मंत्रालय की एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये 30,000 वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय को और विभिन्न राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं। BEL को जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिला है वो एक प्राइवेट प्रमोटर हैं, इनोवेटर हैं, उद्यमी हैं, स्कैनरे, उनसे उनको प्राप्त हुआ। दूसरी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो आंध्रा मेडटेक जोन है, AMTZ। ये मेडटेक जोन मल्टीपल कंपनीज को बढ़ावा देता है और ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ये 13,500 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने भी इसमें एक बड़ा रोल निभाया है। मारुति सुजुकी जो उद्योग है, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस को उपलब्ध कराया ताकि एक और प्रमोटर जो डोमेस्टिक होम ग्रोन प्रमोटर हैं, एग्वा, ये वेंटिलेटर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए बना सकें और वो 10,000 वेंटिलेटर स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों को आपूर्ति कर रहे हैं। एक बड़ी भूमिका इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने निभाई। खासकर छोटे जो कल पुर्जे थे जिनकी आवश्यकता होती है वेंटिलेटर बनाने में, उनको कैसे स्थानीय रूप से बनाया जा सके, लोकल डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, उसमें DRDO और उसकी लैब्स जो पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो पहला जो मेक इन इंडिया BEL का वेंटिलेटर था वो 30 मई को रोल आउट हुआ और 2 महीने से कम समय में 18,000 वेंटिलेटर, उन 60,000 में से हम राज्य सरकारों को और संघ शासित प्रदेशों को और DRDO की जो फील्ड हॉस्पिटल फैसिलिटी हैं को हमने आपूर्ति किया है। ये जो वेंटिलेटर्स हैं ये 700 से अधिक अस्पतालों में लगाए गए हैं। इनकी मॉनिटरिंग हम कैसे कर रहे हैं? एक डैशबोर्ड है जो रियल टाइम स्टेटस देखता है कि फैक्ट्री से कितने वेंटिलेटर डिस्पैच हुए, किन किन अस्पतालों में डिलीवर हुए और डिलीवर होने के कितने दिन के बाद वो इंस्टॉल हो गए। तो इसको मॉनिटर करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर है। इंस्टीट्यूशन वाइज यानी अस्पताल में किस मेक का कितना वेंटिलेटर पहुंचा और कब उपयोग में लाया गया, वो ट्रैकिंग भी हम मंत्रालय से करते हैं। प्रत्येक वेंटिलेटर जियो टैग्ड है, उसके अंदर एक GIS मैकेनिज्म, एक चिप है, जिससे कि अगर वेंटिलेटर को आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करते हैं तो उसकी लोकेशन को सेंट्रलाइज्ड तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक अस्पताल को हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया है विच इज़ अ वेरी सिंपल 1 पेज फॉर्म, जिसमें हम कहते हैं कि जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो क्लिनिशियन हैं, जो ICU में हैं, वो हमें बताएं कि जब उन्होंने वेंटिलेटर का उपयोग किया तो उन्हें किस तरह की कठिनाई आई या नहीं आई, या उनका क्या सुझाव है, ताकि इन वेंटिलेटर्स में अधिक
इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन किया जा सके। हम कॉन्फ्रेंस कॉल और ईमेल्स के माध्यम से भी जो हमारे आईसीयू के डॉक्टर्स हैं उनके सुझावों का स्वागत करते हैं। ये मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ 2 वेंटिलेटर्स के, अनेकों और वेंटिलेटर्स भी हैं लेकिन क्योंकि समय की सीमा है इसलिए। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का वेंटिलेटर है, मेक इन इंडिया वेंटिलेटर, 100% all spare parts, everything manufactured in India, and hopefully we would see these ventilators getting exported now. We also have the EGWA ventilator, which is again 100% make in India. हमने 36 व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किए हैं, हर राज्य के अस्पतालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि वो रियल टाइम पर फीडबैक दे सकें सप्लायर्स को कि उनका वेंटिलेटर पहुंच गया, इंस्टॉल हो गया या इंस्टॉल होने में कोई कठिनाई है, इस तरह की बातें। इसके अलावा इंफॉर्मेशन लीफलेट हमने दिए हैं हर वेंटिलेटर के साथ, क्योंकि पहली बार इस तरह के वेंटिलेटर्स का उपयोग हो रहा था, तो इसलिए डॉक्टर्स के स्तर पर हो सकता था कि कुछ कन्फ्यूजन हो, वो न जाने कि बाईपैप का अटैचमेंट किस तरफ है, सीपैप अटैचमेंट किस तरफ है। तो ये सारे चीज़ें क्योंकि इनमें नई थी, इसलिए ये लीफलेट, यूज़र मैनुअल, वीडियोज़, ये सब भी हमने डॉक्टरों को और अस्पतालों को दिए। उनमें से कुछ के उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूज़र मैनुअल है, इंट्रोडक्शन लीफलेट है, ब्रोशर्स हैं, ये अन्य यूज़र गाइड और मैनुअल हैं। तो ये कहानी है कि कैसे शून्य से शुरू होकर हमने वेंटिलेटर की होम ग्रोन इंडस्ट्री को कॉरपोरेट सेक्टर के साथ, राज्य सरकारों के साथ, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ, डीआरडीओ के साथ सहयोग करके खड़ा किया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि सब लोग देश में एक साथ मिलकर काम करें तो कोई चुनौती ऐसी नहीं है जिस पर हम विजय हासिल कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी डीजी आईसीएमआर से, प्लीज। Thank you so much. I think I will update you basically on 2 things. One is about our testing and one is an update on where we stand as far as the vaccines are concerned. Now, in terms of testing, since it has been just about 6 months since we did the diagnosis of the very first case on 30th of January, and as has been brought about in that presentation, that we have completed more than 2 crore tests since then. We have been able to establish a large number of laboratories, and yesterday we did about 6.6 lakh tests. We have, as a policy, been following the policy of intelligent and calibrated testing, depending on which area needs more testing, setting up labs there, setting up TrueNAT machines, setting up CBNAT machines, depending on where high priority areas, whether it be the Andaman Nicobar Islands or Nagaland or Sikkim or Mizoram. So we've done that. We've also tried to set up high throughput laboratories in special economic zones such that our economy also progresses and testing can happen more so where there are larger international airports. So, and now the states have also been cooperating immensely in this testing, and we are requesting them to reach up to 10 lakh tests per day. And we're providing the infrastructure, we have helped with that, and the states are working on that in every which way. But it is important for states to analyze their data. More important, it's important for the states to analyze their data and mount locally specific data-driven response, what we call as knowing the epidemic. So the states have to know the epidemic at the state level and the district level and mount responses which are data-driven, and there is enough data now. We have set up systems so that all the data is available for every state, every district, every laboratory that is testing, and that is will go a long way as we tackle the epidemic. Coming to the second point in terms of the update on the vaccines, as we know, there is no specific drug or vaccine available yet for COVID-19. However, we have about 141
candidates that are being studied the world over. About 26 are in different phases of clinical trials, and the need of a vaccine is both great and urgent, but there is a dilemma. The pandemic is progressing rapidly, and to develop a vaccine, it takes time. Time not only from the science aspect, but also from the social, cultural, and regulatory aspects. So at the present moment, we have 3 Indian vaccines which are in different phases of clinical testing. The first one is the inactivated virus vaccine, which is the Bharat Biotech vaccine, which has completed its phase 1 study in 11 sites and is started its phase 2 study. Now, what is phase 1 and phase 2? Phase 1 and phase 2 are safety studies, more importantly safety studies, and very early efficacy studies. They look at how efficacious is the vaccine early. So these are the phase 1 and phase 2. So for the first vaccine, we have the phase 2 which has started. Similarly, for the DNA vaccine of Zydus Cadila, we have, India has completed the phase 1 and has embarked on the phase 2 of study at 11 sites, and that is also progressing well. And the third vaccine, which got its approval only yesterday, is the recombinant Oxford vaccine being manufactured by Serum Institute of India, and which has got approval for phase 2 and phase 3 clinical trials, which are starting within a week at 17 sites gradually as the sites clear there. So the important to remember that once we have safe and effective vaccines, we really need to worry about 4 points. One is prioritization and fair distribution of the vaccine. 2 is the logistics of vaccine rollout and the cold chain. 3 is stockpiling. And 4 is training of people who are to be giving these vaccines, although India has been rolling out these other vaccines for many years and has the know-how and the caliber for this. The last point that I want to make, that till such time that we have a safe and effective vaccine becomes available, till such time a safe and effective vaccines become available, and even after, I emphasize that sustained behavioral change, physical distancing, wearing a mask, proper hand hygiene, physical distancing is probably the best vaccine available at the moment and even after. So we will have to continue with these measures absolutely. Thank you so much. Thank you, sir. Online question related, sir, for ICMR. Has ICMR done any more testing on the range of sensitivity of the antigen testing being used so far? ICMR earlier said sensitivity is in the range of 50 to 84%. Yes, the rapid antibody tests are being tested. We have been looking at several players. We've been approached by 11 companies for their rapid antigen tests. We have been able to validate and approve 3 of them, and the sensitivity and specificity, as is mentioned, we have a very high specificity of these tests because they are 100% specific in terms, if it is a positive test, it is definitely a positive test. However, the sensitivity is moderate, varying from 55 to 85%, and that is why we have reiterated repeatedly in our advisory that if the person is symptomatic, the rapid antibody test needs to be followed by an RT-PCR. If the antigen test is positive, it has to be followed by an RT-PCR test to confirm the diagnosis.
Sir, there is another test-related question. The false positive negative percentage of some of the popular RT-PCR kits being used in states currently. Yeah, there has been a lot of data regarding the RT-PCR tests, and the RT-PCR tests have, initially we were importing all of them, importing the kits, importing the agents. Now gradually we have studied and looked at about 600 indigenous players, and in terms of RT-PCR about 100, this is 600 for VTM, RT-PCR, RNA extraction kits. For RT-PCR about 90 players have been validated and studied. About 30 of them are indigenous and are performing well. And the sensitivity of these tests again depends on how the test is collected, when the test is collected, and how it is kept. So it can vary. It is definitely more than 85 to 90%, and that is what we have kept as the criterion for qualification. And we have very strict criteria for qualification because there are certain single gene tests, double gene tests, and we are still, based on the WHO criteria, continuing with at least 2 gene tests, so the sensitivity remains high. 99, please. Good evening, Mr. Bhushan. This is Maitri from the Hindu Business Line. My question, I have 2 questions. One is, if the PM CARES fund is being utilized for purchasing ventilators, because there was a press release to that regard, is it different from the breakup that you just mentioned in the presentation, or is it the same? And the second question is that some AGWA ventilators were rejected by hospitals, was the sense. So are they being now used? Have the differences been reconciled? The first question is that whether PM CARES fund is being utilized for procurement of ventilators. The answer is yes. We have shown you that 60,000 ventilators are being procured, and some of them we have shown you 18,000 have already been procured. Out of these 60,000, 50,000 ventilators are being funded from PM CARES fund, which comes to roughly 2,000 crore rupees in terms of monetary value. All the ventilators, as I told you, those that are being procured under PM CARES as well as those that are being procured from the budgetary allocation of Ministry of Health, have these GPS chips embedded in them, so therefore they can be tracked. You had also asked me a third question. What was that? I asked about the AGWA ventilators. Yes. The only news that we have seen in the media about AGWA ventilators being quote unquote rejected, that's the word you used, is in relation of 2 specific hospitals in Bombay municipal area. Those ventilators are of a different make than the one that we are procuring. That is fact number 1. Fact number 2, those ventilators were donated to those specific hospitals in Mumbai by a non-governmental organization. Fact number 3, the AGWA ventilators which have been to the government, state government of Maharashtra and also to the Municipal Corporation of Mumbai are being used, and neither the Metropolitan Area Administration in Mumbai nor the state government of Maharashtra have had any complaints against these ventilators. Sir, there are media reports on underreporting of deaths. What is the Health Ministry response to this underreporting in the media?